जब कोई अपराधी पुलिस की पकड़ में आ जाए तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए वह झूठ बोलता है, नए नए तरकीब लगाता है कि कैसे भी पुलिस की चंगुल से बच जाए। वही क्या हो अगर पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए झूठ बोलने लगे। एक ऐसा केस जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया था। इतने दिनों से कौन सी खिचड़ी पक रही थी या खुद घर वालों को भी नहीं पता चला। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। मगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत हौसला मिलता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैशाली बलसारा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के बलसारा डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक टैलेंटेड कपल रहता था, वैशाली और हरीश बलसारा। वैशाली गुजरात की जानी मानी गरबा सिंगर थी। देश विदेशों में भी यह परफॉर्म करने के लिए जाया करती थी। वहीं इनके पति हरीश एक गिटारिस्ट थे। दोनों ही ठीक ठाक काम कर रहे थे। वैसे वैशाली सिंगिंग की क्लासेस भी लिया करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गुजरते वक्त के साथ 27 अगस्त 2022 आ जाता है। 27 अगस्त 2022 यानी सैटरडे का दिन था। शाम के वक्त वैशाली ने अपने पति से कहा कि किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ काम है, थोड़ी देर बाद लौट आएंगे। उसके पति हरीश ने ज़्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि पत्नी सिंगर है तो कहीं परफॉर्म वगैरह के लिए मिलना जुलना होता रहता था। इसके बाद शाम के 6:30 बजे वैशाली अपने कार से निकल गई। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन वैशाली घर नहीं आई। काफ़ी इंतजार के बाद हरीश ने वैशाली को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फोन स्विच ऑफ आने पर वैशाली के पति बहुत परेशान हो गए। अब इन्होंने जानने वालों को फोन किया। तभी हरीश को याद आया कि वैशाली ने जाते वक्त कहा था कि वह आर्यप्पा मंदिर के पास जा रही है। हरीश ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और अपनी पत्नी वैशाली को ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन वैशाली वहां नहीं थी और ना ही उसका फोन लग रहा था। अब हरीश को लगा कि शायद वह कहीं दूर निकल गई हो और फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। इसलिए वह घर लौट आए और वैशाली का इंतजार करने लगे कि शायद रात तक लौट आएगी। यह सोचकर खुद को तसल्ली देने लगे। अब 27 अगस्त बीत चुका था और अब 28 अगस्त की सुबह हो चुकी थी, लेकिन वैशाली अभी तक घर नहीं लौटी थी। अब बिना वक्त गवाए हरीश पांडे पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी वैशाली की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और सारी बात पुलिस को बताई। इसी टाइमलाइन में एक और कहानी करवट लेती है। यह 28 अगस्त की बात थी। शाम के वक्त सूरज ढलने से पहले कोई शख्स बलसारा में ही पार नदी के सामने टहल रहे थे। यह नदी बलसारा के पहाड़ी तल से गुजरती है। जब वह शख्स मेन हाईवे से उतरकर कच्चे रास्ते में आया तो उन्होंने नदी के किनारे रोड पर एक गाड़ी खड़ी देखी। वह गाड़ी लवारिस हालत में लग रही थी। जब यह शख्स गाड़ी के पास अंदर जाकर झांकता है तो अंदर देखते ही उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और फौरन पुलिस को फोन करता है। यह इलाका भी पहाड़ी पुलिस स्टेशन के इलाका में आता था। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी गाड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं। फ्रंट सीट वाली कांच से तो कोई नहीं दिखा, लेकिन बैक सीट वाली खिड़की से देखने पर लगा कि वहां पर पायदान के पास कोई इंसान बेहोश है। पुलिस वाले पहले तो दरवाजा पीटकर आवाज लगाते हैं, लेकिन वह इंसान नहीं सुनता है। गाड़ी का दरवाजा भी लॉक था। फौरन गाड़ी के मैकेनिक को बुलाया जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोला जाता है। कार की पिछली सीट के नीचे पैर रखने वाली जगह पर एक महिला बेहोश पड़ी थी। कुछ ही देर में पुलिस को पता चल गया कि महिला का डेथ हो चुका है। इनका चेहरा ठीक ठाक था, पहचानने के लायक था। लाश के गले पर कुछ निशान मिले। इसे लगा कि इनका गला दबाया गया होगा। यह कत्ल का मामला है। अब सवाल यह था कि आखिर ये महिला कौन है। पुलिस ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया ताकि इससे पता लगाया जा सके। तभी पुलिस को याद आया कि आज सुबह ही किसी ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने फौरन हरीश बलसारा को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि पहाड़ी इलाके में नदी के किनारे एक कार मिली है, जिस कार में एक महिला की लाश मिली है। उसकी पहचान करनी है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। हरीश भागकर मौके पर पहुंच गया।
और जैसे ही उन्होंने लाश को देखा वह जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने पहचान लिया कि उनकी पत्नी वैशाली ही है। अब फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। लाश को सूरत भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। गाड़ी के अंदर ड्राइवरी सीट के नीचे वैशाली की चप्पल मिली, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिला। न गाड़ी की चाबी, न उसका मोबाइल और न ही उसका पर्स या वैशाली से जुड़ी कोई और चीजें। इससे लगा कि यह लूटपाट की वजह से बदमाशों ने कत्ल कर दिया होगा। फिर मोबाइल, पर्स और बाकी चीजें ले गए, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी भी थी। अगर लुटेरे चाहते तो वैशाली को बाहर फेंक कर गाड़ी भी ले जा सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन ये सारी बातें किसी और तरफ इशारा कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वैशाली का किसी से दुश्मनी हो? सबसे पहला शक वैशाली के पति हरेश पर जाता है। अगले दिन यानी 29 अगस्त तक पुलिस ने इस घटना की जानकारी मीडिया को भी दे दिया कि सिंगर बलसारा की कत्ल हो गई है। इस खबर से हर कोई परेशान था। इसी दिन सूरत के हॉस्पिटल में वैशाली का पोस्टमार्टम होता है। इससे पता चला कि वैशाली की हत्या गला दबाकर किया गया है। इसके अलावा शरीर में किसी और तरह की कोई निशान नहीं मिले और न ही कोई खरोच था। तो क्या वैशाली ने खुद की बचाव में कुछ नहीं किया? पोस्टमार्टम में आगे वैशाली के चेहरे के पास क्लोरोफॉर्म के अंश पाए गए, यानी पहले इन्हें अनकॉन्शियस करने की कोशिश की गई होगी। इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। यह बिल्कुल प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया है, यानी वैशाली की किसी से बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। दोपहर तक सारी फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद लाश परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। घर में सभी लोग बहुत दुखी थे। वैसे वैशाली के मायके के लोग कनाडा में रहते थे। उधर से भी कंप्लेन आई और कहा गया कि बेटी के कातिलों को पकड़िए। पुलिस ने वैशाली के पति हरेश को थाने बुलाकर पूछताछ की। हरेश को उसकी पत्नी ने जाने से पहले बस इतना ही बोला था कि अयप्पा मंदिर के पास जा रही हूं, किसी से मिलना है। इसके अलावा कुछ नहीं बताया। किससे मिलने जा रही है और क्या काम है। हरेश और वैशाली की 2011 में शादी हुई थी। इन दोनों की एक बेटी थी, लेकिन इससे पहले हरेश की पहली पत्नी से भी एक बेटी थी। डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी की पहली पत्नी की बेटी भी हरेश के साथ ही रहती थी। क्या पता वैशाली सौतेली बेटी के साथ बुरा व्यवहार करती हो, इसलिए पति ने उसे रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने आस पड़ोस के और कुछ करीबी लोगों से बात की। इनके अनुसार हरेश और वैशाली का रिश्ता बिल्कुल ठीक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कभी इनका लड़ाई झगड़ा सुनने को नहीं मिलता था। वैशाली अपनी दोनों बेटियों, चाहे वह सगी हो या सौतेली, दोनों से ही प्यार करती थी। वैशाली के सास ससुर भी साथ रहते थे। उन्होंने भी यह बात कन्फर्म की। शक तो इस बात पर भी हुआ कि हरेश ने 28 अगस्त की सुबह आकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, मगर इसके बाद यह दोबारा पुलिस स्टेशन नहीं आया अपडेट लेने के लिए। जबकि आमतौर पर अगर किसी के घर से कोई गायब हो जाता है तो उसके घर वाले बार बार पुलिस के पास आते हैं और पूछते हैं और परेशान करते हैं, मगर हरेश ने ऐसा क्यों नहीं किया? हरेश से इस बारे में सवाल किया जाता है। इनसे साफ साफ बोला जाता है कि कंप्लेन लिखाने के बाद यह अपनी तरफ से वैशाली को पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लोगों से पूछताछ कर रहा था, उनके घर जा रहा था। कुल मिलाकर हरेश के बयान से ऐसा नहीं लगा कि वैशाली की गुमशुदगी के पीछे होगा। यह सारी चीजें लाश मिलने से 1-2 दिन के अंदर ही हो रही थी। पुलिस ने हरेश को क्लीन चिट दे दिया। अब आगे क्या किया जाए? इसके बाद वैशाली की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, यानी कॉल डिटेल्स। रिकॉर्ड के अलावा वैशाली के घर से शव जहां से मिला वहां पर जितने भी CCTV कैमरे लगे थे सबसे फुटेज मंगवाए गए, खास तौर पर जब वैशाली घर से निकली और जब उसका शव मिला। यह मामला एक हाई प्रोफाइल था। पुलिस ने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से, सभी जानने वालों से बात की, मगर कहीं से भी कोई दुश्मनी का एंगल नहीं मिलता है। वैशाली की कॉल डिटेल्स की जांच मिली तो इनका फोन स्विच ऑफ होने से पहले 2 बार किसी ने इन्हें कॉल किया था। वे दोनों कॉल एक ही इंसान ने किया था, जिसका नाम
बबीता कौशिक है। अब यह महिला कौन है? हरेश से पुलिस पूछती है कि बबीता कौशिक कौन है। हरेश ने बताया वह वैशाली की फ्रेंड है। हो सकता है उससे मिलने के लिए वैशाली गई होगी, तभी उसके साथ कुछ हुआ होगा। उधर 100 से भी ज्यादा कैमरे को खंगाल लिया गया। इसमें से एक कैमरे में वैशाली की दोस्त बबीता दिखाई पड़ती है। यह कैमरा लाश वाली जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर लगा हुआ था, जहां पर बबीता रोड पर टहल रही थी। आखिर वैशाली की टाइमलाइन में बबीता क्यों नजर आ रही है? कॉल डिटेल्स में भी और सीसीटीवी कैमरे में भी पुलिस के मन में कई सवाल उठने लगे। अब बबीता का भी पता लगाया जाता है। पुलिस बबीता के घर पहुंची। इस महिला को देखते ही सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनसे पूछताछ कैसे किया जाए। यह महिला गर्भवती थी। इनकी कोख में 8 से 9 महीने का बच्चा पल रहा था। पुलिस ने बबीता से बात करने से पहले डॉक्टर्स और महिला पुलिस की टीम बुलाई, ताकि बबीता को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और वह बिना दबाव के अपना बयान दे सके। वैसे भी पुलिस को घर आते देखते ही हर कोई घबरा जाता है कि आखिर हुआ क्या है। इसी चक्कर में बबीता या उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। खैर, पुलिस ने उनसे पूछा कि वैशाली आपकी फ्रेंड है? इसने जवाब दिया, हाँ, वैशाली से किसी फंक्शन में मिली थी, वही इनकी दोस्ती हुई। तो दोनों बिल्कुल एक जैसी सोच रखती थी, इसलिए इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती थी। पुलिस ने इनको बताया कि आपके दोस्त का कत्ल हो चुका है। इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। वैशाली की घटना सुनकर बबीता रोने लगती है। वह इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके बाद पुलिस ने इनके सामने वह कॉल डिटेल्स वाली बात रखी। बबीता ने आखिरी बार कॉल किया था। इस बात पर बबीता ने कहा, इसमें कोई अजीब बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की अक्सर बातें होती रहती थी। पुलिस ने यह चीज़ भी चेक की, सच में वैशाली और बबीता फोन पर बहुत ज़्यादा बातें करती थी। रोज की तरह उस दिन भी कॉल किया होगा। यह वाला सुराग पुलिस के लिए फेल हो जाता है। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि 27 अगस्त की शाम को आप कहाँ थीं? बबीता ने कहा कि घर पर ही थी। फिर पुलिस ने इनको सीसीटीवी कैमरे में मिले फुटेज के बारे में बताया, जिसमें यह 27 अगस्त की शाम में कैद हुई थी। वैशाली की लाश मिलने के 1 किलोमीटर की दूरी पर यह देखकर बबीता को याद आ गया कि हाँ, यह किसी काम से उस तरफ गई थी। उस वक्त इसने अपनी फ्रेंड को एक नॉर्मल कॉल किया था। पहले भी इसने कॉल किया था और अब घर से बाहर जाने के बाद दोबारा कॉल किया। इस बार पता चला कि जिस जगह पर बबीता है वहीं से वैशाली अपनी कार से गुजरने वाली है। फिर यह दोनों किसी जगह पर मिलती है। पुलिस को बबीता की बातों से कुछ खास चीज़ें नहीं पता चली, कोई सुराग नहीं मिली। फिर यह लोग वापस चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। हर एंगल से पुलिस ने मामले की जांच की, पर कुछ मिल ही नहीं रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। केवल यही 2 सुराग मिले कि एक कॉल डिटेल्स और दूसरा सीसीटीवी फुटेज। कुल मिलाकर सारे इशारे बबीता कौशिक की ओर ही हो रहे थे। ऊपर से बबीता गर्भवती भी थी। इससे सख्ती से बात नहीं कर सकते थे। अब यह लोग दिमाग दौड़ाने लगे कि कौन सी तरकीब लगाई जाए कि बबीता पर बिना कुछ किए सच बोलने का प्रेशर बन सके। सब कुछ सोचकर पुलिस एक बार फिर बबीता के घर पहुंची। इनके साथ फीमेल पुलिस और डॉक्टर्स भी थे। पुलिस ने इनसे पूछा, क्या आपने उनकी कार में किसी और को देखा था या फिर वह अकेले बैठी थी? यह सुनकर बबीता ने बोला, जहां तक इनको याद है वैशाली के साथ 2 और लोग भी बैठे हुए थे, यह कहीं जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बबीता को एक तस्वीर दिखाई और झूठ बोला कि हमें एक कातिल की फोटो मिली है, क्या उसमें से एक आदमी यह तो नहीं था? बबीता ने फोटो देखा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलने लगी, यह वही आदमी था। यह सुनते ही पुलिस समझ गई कि जिसकी तलाश इन्हें इतने दिनों से थी, इसका पता चल गया। आखिर पुलिस को वह तस्वीर कहां से मिल गई? कौन है इसका असली कातिल? दरअसल जिनकी तस्वीर पुलिस ने बबीता को दिखाई और झूठ बोला, वह कातिल था ही नहीं। थाने में इस आदमी की तस्वीर ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसने कोई क्राइम किए थे और फरार था।
इसका वैशाली केस से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने बस ऐसे ही बबीता से सच उगलवाने के लिए खेल खेल रहा था, जिसमें यह फंस गई। पुलिस ने यह चीज बबीता को बताई कि यह कातिल नहीं है, हमने तो बस एक तस्वीर ऐसे ही आपको दिखाई थी और आपने झूठ भी बोल दिया। अब आपको सच बताना ही पड़ेगा। यह सब सुन और देखकर बबीता घबरा गई। इसने स्वीकार किया कि वैशाली का कत्ल इसने ही करवाया है। अब एक गर्भवती महिला जो कुछ दिन में एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उसने अपने ही सबसे करीबी दोस्त का कत्ल करवा दिया है। बबीता सारी कहानी शुरू से बताती है कि करीब 1 साल पहले किसी फंक्शन के दौरान वैशाली और बबीता की दोस्ती हुई थी। दोस्ती इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि जब भी बबीता को पैसों की ज़रूरत पड़ती, वैशाली इसकी मदद कर देती थी। बबीता भी कुछ न कुछ चीज़ों के लिए वैशाली से पैसे उधार मांगने लगी। वैशाली बिना कोई सवाल किए पैसे भी दे देती थी। देखते ही देखते 1 साल के अंदर वैशाली ने बबीता को अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ों के लिए कुल मिलाकर लगभग 25 लाख रुपये उधार दे दिए थे। अभी भी इनकी दोस्ती पहले जैसी बनी हुई थी। अब पैसे लिए हैं तो लौटाने भी पड़ेंगे। बबीता की फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसे नहीं थी कि यह 25 लाख का कर्ज उतार पाए, लेकिन इसने बोल रखा था कि थोड़े थोड़े पैसे करके यह सारा कर्ज उतार देगी। वैशाली ने कहा ठीक है। अब बबीता तारीख फिक्स करती है, इतने तारीख को इतने पैसे देगी, मगर वह तारीख बीत जाती है और यह पैसे भी इकट्ठा नहीं कर पाती है। बबीता के ऊपर पैसे चुकाने का प्रेशर बढ़ने लगा। बबीता ने सोचा कि क्यों ना वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो फिर बबीता एक प्लान बनाती है। प्लान के अनुसार इसने अपनी स्कूटी को घटना वाली जगह से 1 किलोमीटर पहले पार्क किया। इसके बाद यह रोड पर घूमकर ऑटो लेती है और एक खाली पड़े डायमंड फैक्ट्री में जाती है। इसी फैक्ट्री का एड्रेस इसने वैशाली को बताया था। सुखविंदर समेत 3 सुपारी किलर भी फैक्ट्री में आ जाते हैं और अब वैशाली का वेट किया जाता है। थोड़ी देर के बाद वैशाली अपनी गाड़ी से फैक्ट्री में आई। बबीता कार में बैठकर उससे थोड़ी बात करती है। यह अपने साथ 8 लाख भी लेकर आई थी। इसने वैशाली को दिया और कहा कि गिन लो एक बार। इसके बाद वैशाली पैसे गिनने लगी। तभी बाहर तीनों सुपारी किलर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बबीता ने कहा यह मेरे कजन्स है। अब बबीता इतने सारे पैसे लेकर घर से निकली है। अकेले ले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए इन्हें साथ लाई है। वैशाली ड्राइवरिंग सीट पर थी। बबीता इसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। आगे वह तीनों सुपारी किलर्स भी कार की पिछली सीट पर आकर बैठ जाते हैं। वैशाली अपने पैसे गिन रही थी। तभी पीछे से एक आदमी रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालकर वैशाली के चेहरे पर लगा देता है। थोड़ी ही देर में वैशाली बेहोश पड़ गई। इसके बाद सारे पैसे समेटे गए। फिर वैशाली को पिछली सीट पर लाया गया और इसका गला दबा दिया गया। बबीता गाड़ी से निकलती है और अब फिर रोड पर चली जाती है। वहां से ऑटो लेकर अपनी स्कूटी के पास गई और फिर स्कूटी से घर चली गई। इधर तीनों सुपारी किलर गाड़ी को नदी के पास उस रोड पर ले जाते हैं। वहां पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान था। पैसे बबीता वैशाली को देने के लिए लाई थी, वह उसके लिए था ही नहीं, बल्कि कातिलों की फीस थी। इन्होंने 8 लाख लिए और वैशाली का फ़ोन लिया, उसके पर्स लिए और वैशाली को पिछली सीट के नीचे लिटा दिया और वहीं पर गाड़ी को लॉक कर दिया। यह सारी कहानी जब लोगों को पता चला तो सब लोग दंग थे कि वैशाली की भी इतनी आमदनी थी कि उसने 25 लाख रुपये कर्ज दे दिए थे। यहाँ तक कि वैशाली के पति हरेश को भी इस बारे में कोई आइडियाज नहीं था कि उसने किसी को पैसे दिए हैं। वैशाली ने कभी भी अपने पति को इस बारे में जिक्र नहीं किया। इसने इतने सारे पैसे कहां से इकट्ठा करके अपने दोस्त बबीता को दिए, यह तो बस वैशाली को ही पता होगा। 3 सितंबर तक मामले का खुलासा पुलिस ने मीडिया के सामने में कर दिया। बबीता भी अरेस्ट हो गई, लेकिन बाकी किराए के कातिल फरार थे। 5 सितंबर तक गुजरात पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से एक कातिल त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 9 सितंबर तक सुखविंदर सिंह भाटी भी अरेस्ट हो जाता है।
सुखविंदर के अनुसार बबीता ने इनको झूठ बोलकर कत्ल करवाया था। बबीता ने इसे नहीं बताया था कि यह अपनी फ्रेंड को रास्ते से हटाना चाहती है। बस इसने बोला था कि वह परेशान करती है, जीना हराम कर दिया है, उसको रास्ते से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बबीता ने वैशाली से उधार लेने वाली बात नहीं बताई थी। फिलहाल इन सब के ऊपर वैशाली के खिलाफ साजिश रचने और कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत कार्रवाई चल रही है। अब आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं क्राइम की कोई दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।